Hi friends, today we are going to discuss about the chapter Industries, chapter number 5, class 8th Geography. औद्योगिक उद्योगों के बारे में जो चैप्टर है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5th है ज्योग्राफी की बुक से. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सबसे पहले जैसा कि एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था. देयर आर 3 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो वहाँ पे हमने डेफिनेशन पहले ही डिस्कस की थी कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सेक्टर, जिसे कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर का भी नाम दिया था. और सेकंड को फिर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. सेकंड वन इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थर्ड वन इज नोन एज द टर्सरी सेक्टर. तो उसी में हमने इन सब के 2 अलग अलग नाम भी डिस्कस किए थे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. तो इस प्रकार से जो आज का हमारा जो टॉपिक जो इंडस्ट्री है वो हमारे किस एक्टिविटी में आता है, एमसीक्यू लिए ध्यान रखना है. तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है. ठीक है, जो पिछला प्रीवियस जो चैप्टर एग्रीकल्चर था वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में था. और आपके लिए बता दो कि जो लास्ट चैप्टर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो हमारा होगा टर्सरी एक्टिविटी का. तो इस तरीके से देयर आर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोनॉमी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. तो चैप्टर नंबर जो हमारा 4th एग्रीकल्चर था वो प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करता है. चैप्टर 5th जो इंडस्ट्री जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को बिलोंग करता है. और चैप्टर 6 जो आपकी बुक का ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी टर्सरी एक्टिविटी को बिलोंग करता है. तो दोबारा से रिकेप करेंगे. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और जो टर्सरी सेक्टर है उसे हम सर्विस सेक्टर के रूप से भी जानते हैं. तीनों के यदि हम ब्रीफ यदि कोई डेफिनेशन डिस्कस करें तो प्राइमरी सेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें कि पूरी प्रोसेसिंग में नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है, उसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में यह है कि प्राइमरी सेक्टर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको बीइंग एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज करते हैं और हम कुछ नया मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं. और टर्सरी सेक्टर है उसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में कुछ नया प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन टर्सरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं. जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, तो वो हमारा किस में आएगा? सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में आएगा. ओके, बेसिक सी डेफिनेशन दोबारा से डिस्कस करना हो तो सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. कि सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सारी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के द्वारा जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को ऐसे प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है लोगों के लिए. एक बेसिक सा एग्जांपल जैसे हम डिस्कस करें कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे मान लीजिए हम व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं. साथ ही प्राइमरी सेक्टर से हमने शुगर कैन का प्रोडक्शन किया. ओके, अब व्हीट और गन्ने से जैसे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में हमने व्हीट से क्या किया, इसका बना लिया हमने आटा, फ्लोर, ठीक है, और शुगर कैन से हमने तैयार कर ली शुगर. ओके, अब जो व्हीट की कीमत मान लीजिए यदि 10 रुपीज़ है, जो व्हीट तो गेहूं का जो आटा है उसकी कीमत उससे ज़्यादा ही होगी. इसी प्रकार से शुगर कैन की कीमत यदि 10 रुपीज़ है तो शुगर की कीमत उससे ज़्यादा 15 रुपीज़ होगी. ठीक है, तो वैल्यू एड हो गया ना कि हमने यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल में एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसकी वैल्यू हो गई, जिसकी मोर वैल्यू हो गई. यानी कि जो रॉ मटेरियल था उसकी कंपैरिजन में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो सेकेंडरी सेक्टर में हम तैयार कर रहे हैं. अब इन्हीं दोनों चीज़ों से मान लो गेहूँ का आटा है, ये हमारा शुगर है, इन दोनों को हम दोबारा से मैन्युफैक्चर करके मान लीजिए बिस्किट तैयार कर लेते हैं. तो इससे तैयार बिस्किट की कीमत मान लीजिए 50 रुपीज़ हो गई. तो पहले जो उनमें प्रोडक्ट थे उनकी कीमत 27 रुपीज़ थी, अब इससे हमने बिस्किट तैयार किया उसकी कीमत हो गई 50 रुपये. तो यानी इसमें और वैल्यू एडिशन हो गया. तो यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में जो एक्टिविटी में हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उन प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल होता है उन रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन हो जाता है. ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है. जैसे मान लीजिए आपका जो कपड़ा बाजार से आप कपड़ा लेके आते हो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब उसी को सिलाई करके आप बाजार में बेचते हो तो उसकी सिले हुए कपड़े की कीमत ज़्यादा हो जाती है. ओके, इसी प्रकार जैसे ये सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है आपकी व्हील फ्लोर का देखा है कि गेहूं की कीमत कम होती है लेकिन गेहूं का जो आटा होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है. इसी प्रकार से महिलाएं जो बुनाई कर रही हैं, कपास होती है, कॉटन होती है, उसकी कीमत ज़्यादा कम होती है, लेकिन कॉटन से बाद में जो कपड़ा तैयार कर लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में उसकी टेक्सटाइल की कीमत ज़्यादा हो जाती है. अब किसी भी इंडस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन यदि हम देखें तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी
कि इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करते हैं दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब इंडस्ट्री में 3 काम होते हैं। पहला तो कोई भी गुड्स है उसका प्रोडक्शन होता है, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, जैसे हमने बिस्किट का प्रोडक्शन देखा। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर से उनको निकाल लिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसे और ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए, उसकी वैल्यू और बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में उसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। तीसरा उसमें कई सारी ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री में 3 बेसिक फीचर्स आपकी शामिल होते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की हम बात करें, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। कोयल एक्सट्रैक्शन की बात करें तो जैसे कोयल माइनिंग इंडस्ट्री में हम कोयले को निकालते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो जैसे टूरिज्म है, वो खुद में एक इंडस्ट्री है। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री में आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही है, तो कुछ ना कुछ नया मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई। कोयल माइनिंग है, वो डायरेक्टली आपका किससे कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है भाई। आप कहीं भी जाते हो घूमने फिरने के लिए, तो आप कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ी करते हो, वहाँ पे आप सर्विस रेंडर करते हो। आपको कोई जैसे आप होटल में रहते हो तो होटल में हॉस्पिटलिटी है, वो आपकी सर्विस हो गई। आप कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, वो आपकी सर्विसेज हो गई। आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो आपने एक जो टूरिस्ट गाइड होता है उसको आप हायर करते हो, तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, वो आपका टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पर सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको किसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कई सारे बेस होते हैं जिसके बेस पे हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला, इंडस्ट्री यदि कोई प्रोडक्शन कर रही है तो उस प्रोडक्शन में वो किस प्रकार के रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रही है, मतलब कि किस कच्चे माल को यूज़ करते हुए इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जा रहा है। साथ में इंडस्ट्री की साइज़ कैसी है, कि कोई छोटा उद्योग है, बड़ा उद्योग है। तो तीसरा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओनरशिप के बेस पे, कि वो इंडस्ट्रीज का मालिकाना है किसके पास है। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के बेस के डिस्कस करते हैं कि उसमें कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना। तो पहला है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि कोई नया सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यूज़ किया शुगर का, शुगर इंडस्ट्री हो गई, तो शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर कैन होगा, तो इसलिए वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। बिस्किट इंडस्ट्री होगी, तो उसमें तो रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया हमने, व्हीट और शुगर को यूज़ किया, तो दोनों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रो बेस्ड होगी। इसी प्रकार जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, कि कोई मिनरल्स को यूटिलाइज करते हुए कोई इंडस्ट्री, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो बेस आपका मिनरल्स है, जैसे उसमें कोयल को यूज़ करते हैं, आयरन ओर को यूज़ करते हैं, तो वो आपकी आयरन बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि वाटर बॉडी में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज करती हैं। जैसे आपकी फिशरी इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आपका फिश से रिलेटेड कोई ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई। या फिर आप मान लीजिए आयरन और जो ओशियंस हैं, ओशियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल है वो आपको ओशियन से अवेलेबल होता है, मेरीन से अवेलेबल होता है। अगला, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट से मिलने वाले रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर आप बना रहे हो, तो वो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है फर्नीचर की, तो उसमें आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से लेके आ रहे हो, टिम्बर कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए आप बी कीपिंग कर रहे हो, तो वही फॉरेस्ट में बी कीपिंग कर रहे हो। या फिर आप मान लीजिए फॉरेस्ट में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे कुछ हर्ब्स वगैरह या मेडिसिन तैयार कर रहे हो, जिनका रिसोर्स है वो फॉरेस्ट से है। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज को उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि इंडस्ट्रीज की साइज कैसी है। तो साइज के ऊपर ये होता है कि उसमें कितना कैपिटल लगा हुआ है, मतलब उसमें पैसा कितना डाला आपने, साथ में उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री में 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, या 1000 लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है रिलायंस जैसी इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हो। दूसरा, उसकी बेस ऑफ साइज है। साथ ही तो इसके बेस पे इंडस्ट्रीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल है कि जहाँ पे मतलब कुछ लोग काम करते हैं, छोटी सी इंडस्ट्री है, उसकी साइज भी छोटी है, उसमें पैसा भी कम ही लगा हुआ है, तो वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि जिसमें बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, कई बड़े पैमाने पे उसमें लोगों को एम्प्लॉयड किया गया है, बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसके बेस पे हम उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जैसे कि हम घरों में भी कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे घर के अंदर मान लीजिए आपको जैसे आपके जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हो कि जो बेंत वगैरह होता है, बांस होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है वो आपकी, या फिर कई सारे ऐसे आर्टिशियंस जो बुनकर होते हैं वो अपने घरों में ही जैसे साड़ी वगैरह बुनने का काम करते हैं, जो कि पुराने टाइम की हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री केवल अपनी फैमिली या आसपास के लोगों की हेल्प से चलाई जाती है, तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को हम कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की इंडस्ट्री के ऊपर मालिकाना हक किसका है, इस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उसके आधार पर इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना। तो पहला तरीका है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी ऐसा कोई उद्योग जिसके ऊपर पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट कंपनी का है कि भाई रिलायंस वाले जो अनिल अंबानी या जो भी है उनका पूरा हक है, तो वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अंबानी परिवार की है, उसमें और किसी का कोई अधिकार नहीं है। स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उनके ऊपर जो मालिकाना हक होता है वह सरकार का होता है, तो इसलिए इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हमारा BSNL है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL है, तो ये इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं। जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, SPL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। इंडियन एयरलाइंस हो गई, ठीक है। जॉइंट सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज उनको बोलते हैं जिसके अंदर कुछ हक गवर्नमेंट का होता है, कुछ हक प्राइवेट कंपनियों का होता है, ठीक है। जैसे हमारी जो कुछ समय पहले तक हमारी जो मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी के अंदर कुछ हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट का है और कुछ हिस्सा जो जापान की एक सुजुकी कंपनी है उसका है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जिसमें मालिकाना हक एक बड़े समूह के पास होता है। जैसे आप दूध पीते हो, अमूल कंपनी का अमूल डेयरी है, वो आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसकी स्थापना जब हुई थी तो गुजरात में जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं वो सारे उन सब फार्मर्स ने मिलकर इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसका मालिक नहीं है, बल्कि फार्मर्स का एक पूरा समूह है जो उसका मालिक है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब कोई भी इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री को कहीं भी सेटअप कर दिया जाए। भाई इतना पैसा लगाया जाता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो पहले ये ध्यान रखा जाता है कि इंडस्ट्री को सेटअप कहाँ किया जाए। तो किसी भी उद्योग को सेटअप करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं वो आपके बड़े बड़े शहरों के आसपास या कोई समुद्री शहरों के पोर्ट सिटी के आसपास आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे पहला फैक्टर है वो रॉ मटेरियल, कि कोई भी इंडस्ट्री है वो कुछ नया सामान बना रही है, तो हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ से रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में कुछ चीज़ों को यूज़ करती है। तो इंडस्ट्री को सबसे पहले वहाँ सेटअप किया जाता है जहाँ उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए आपको आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगानी है, तो वो इंडस्ट्री आप राजस्थान में तो नहीं लगाओगे, क्योंकि आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन है वो सारा का सारा आपका छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा उधर हो रहा है। तो वहाँ से आयरन एंड स्टील को आप पूरा वैगन गाड़ियों में लोड कर कर राजस्थान में लाके यदि इंडस्ट्री को सेटअप करोगे तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो जाएगी उस रॉ मटेरियल की। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्री है वो उस इलाके में लगाई जाती है जहाँ उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो वहीं पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है, शुगर कैन की एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। अगला पावर का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, या फिर जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो साथ में आपको कोयले की आवश्यकता होती है, कोयल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के पावर रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हो, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज को लगाते हो। लैंड, अब ज़मीन ये है कि हर जगह तो ज़मीन अवेलेबल नहीं है, शहरों के पास है वो ज़मीन ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो इस प्रकार से उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, ज़मीन का एक्विजिशन ईजिली हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल ले जाना है तो भी आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प चाहिए, और जो बने हुए जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको मार्केट तक ले जाने के लिए भी अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो इसलिए आप इंडस्ट्री को ऐसी जगह सेटअप करना चाहोगे जहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे वो रोड से हो या रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, वो इजीली अवेलेबल हो। साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि मॉडर्न टाइम है वहाँ पे, या मॉडर्न टाइम में बहुत सारे काम
कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितना हाई कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए आपने इंडस्ट्रीज सेक्टर डेवलप कर लिया एक जगह पे, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अभी भी, तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज को चलाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेबर, कोई भी इंडस्ट्री है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो हमेशा कम रहे, यानी कि कम से कम कीमत पर प्रोडक्शन हो सके, ताकि मार्केट में वो इजीली कम कीमत पे अपने सामान को पहुंचा पाएं। तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं कि ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाई जाए जहां पर लेबर यानी मजदूर है वो कम कीमत पे काम करने के लिए तैयार हो। अगला कैपिटल, कि कई सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं, ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि किसी भी नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, कुछ पैसा प्रोवाइड करती हैं। वो पैसा हो सकता है वो कैश में देते हो, या टैक्सेशन में छूट देकर देते हो, या बैंक से इजीली लोन प्रोवाइड करके देते हो। अगला मार्केट, कि आपने इंडस्ट्री ऐसी जगह लगा ली कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को खरीदने वाले लोग ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ पे आसपास एक ऐसा मार्केट अवेलेबल हो जहाँ आपके बनाए हुए सामान को परचेज करने वाले लोग भी अवेलेबल हो। साथ ही वाटर फैसिलिटीज़, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आपको वाटर फैसिलिटीज़ की भी आवश्यकता होती है। तो आपको देखना होगा कि आसपास कोई रिवर के रूप में इस प्रकार का वाटर रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। ओके फ्रेंड्स, ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड में है। थैंक यू, बाय बाय।